नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी चिंताएं दूर करना जारी रखेगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर कहा, सरकार खुले मन से समाधान निकालने के लिए वास्तविक किसान संघों के साथ बातचीत जारी रखने की इच्छुक। देश में कोविड-19 से ठीक होने की दर बढ़कर 95.12% हुई। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव के लिए कल होने वाले 7वें चरण के मतदान की सभी तैयारियां पूरी। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अगले वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे। समाचार संध्या में अतहर सईद के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने फिर कहा है कि केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए हमेशा वचनबद्ध है। गुजरात के कच्छ जिले के धोरडो में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार किसानों की चिंताओं को दूर करना और उन्हें आश्वस्त करना जारी रखेगी। मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा। खेती पर किसानों का खर्च कम हो, उन्हें नए नए विकल्प मिले, उनकी आय बढ़े, किसानों की मुश्किलें कम हो, इसके लिए हमने निरंतर काम किया। प्रधानमंत्री ने जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी उनमें पानी के खारापन दूर करने का संयंत्र, सौर और पवन ऊर्जा पर आधारित मिश्रित नवीकरणीय ऊर्जा पार्क और पूरी तरह स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण तथा पैकेजिंग संयंत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि सुधारों को लेकर किसानों को गुमराह किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि कृषि संबंधी जो सुधार किए गए हैं वे वही हैं जिनकी किसान संगठन और विपक्षी पार्टियां कई वर्षों से मांग कर रहे थे। हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही थी। अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने ये ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि आज बदलते जमाने के अनुसार चलना और दुनिया के बेहतरीन तौर तरीकों को अपनाना बहुत जरूरी हो गया है। उन्होंने इस संबंध में कच्छ के किसानों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे अब फलों का निर्यात करने लगे हैं। इससे देश के किसानों में नई बातों को अपनाने के उत्साह का पता चलता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र का पिछले 2 दशकों में काफी विकास हुआ है क्योंकि इसमें सरकार की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं रहा है। श्री मोदी ने कहा कि इससे किसानों और उनकी सहकारी संस्थाओं के सशक्तिकरण में मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने पिछले 20 वर्षों में किसानों के फायदों के लिए की गई योजनाएं शुरू करने के लिए गुजरात सरकार की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि गुजरात पहला राज्य था जिसने सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाने की दिशा में पहल की। श्री मोदी ने कहा कि आज कच्छ ने नई टेक्नोलॉजी और नए जमाने की अर्थव्यवस्था बनाने दोनों ही में लंबी छलांग लगाई है। उन्होंने कहा कि खावड़ा गांव के पास नवीकरणीय ऊर्जा पार्क, मांडवी में समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य बनाने के संयंत्र और अंजार में सरहद डेयरी के नए स्वचालित दुग्ध उत्पादन संयंत्र से कच्छ की विकास यात्रा में नया कीर्तिमान स्थापित होगा। इन परियोजनाओं के फायदे जनजातीय लोगों, किसानों, पशुपालकों और क्षेत्र के आम लोगों को मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि कच्छ देश का सबसे तेजी से विकसित हो रहा क्षेत्र है। आज कच्छ देश के तेजी से विकसित होते क्षेत्रों में से
एक अहम क्षेत्र बन गया है। यहाँ की कनेक्टिविटी दिनों दिन बेहतर हो रही है। इस सीमावर्ती इलाके में लगातार पलायन और माइनस ग्रोथ होता था। ज्यादातर सीमावर्ती इलाके से लोग पलायन कर जाते और उसके कारण सुरक्षा के लिए भी मुश्किल पैदा होना बहुत स्वाभाविक था। अब जब पलायन रुका है तो इसका सकारात्मक प्रभाव राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी पड़ा है। प्रधानमंत्री ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि एक जमाने में गुजरात के लोग रात के भोजन के समय बिजली मिलने की कामना करते थे। उन्होंने गुजरात के भीषण भूकंप के बाद कच्छ के चहुमुखी विकास के बारे में विश्वविद्यालयों और अनुसंधानकर्ताओं से अध्ययन करने का भी आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में ऊर्जा और जल सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण विषय होंगे। उन्होंने कहा कि नर्मदा का पानी कच्छ पहुंच चुका है और ये क्षेत्र अब लगातार प्रगति कर रहा है। जिस तरह एनर्जी सिक्योरिटी जरूरी है, उसी तरह वाटर सिक्योरिटी भी महत्वपूर्ण है। और मेरा शुरू से कमिटमेंट रहा है कि पानी की कमी की वजह से न लोगों का विकास रुकना चाहिए और न ही किसी क्षेत्र का विकास रुकना चाहिए। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी उपस्थित थे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर कहा है कि सरकार असली किसान यूनियनों के साथ वार्ता जारी रखना और खुले मन से समाधान चाहती है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण एक प्रशासनिक निर्णय होता है और ये इसी तरह से तय होता रहेगा। श्री तोमर ने आज नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश से आए भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों के साथ मुलाकात की। यूनियन के नेताओं ने नए कृषि कानूनों का स्वागत करते हुए कहा कि ये किसानों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। उन्होंने कृषि मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें कृषि कानूनों और न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर कुछ सुझाव दिए गए थे। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री तोमर ने बताया कि यूनियन ने इन कानूनों को किसानों के हित में बताते हुए उन्हें किसी भी कीमत पर वापस न लेने का आग्रह किया है। आज भारतीय किसान यूनियन के सभी राष्ट्रीय और प्रादेशिक पदाधिकारी उत्तर प्रदेश से यहाँ आए हुए हैं और उन्होंने इन तीनों कृषि सुधार बिलों का बहुत ताकत से समर्थन किया है और उन्होंने कहा है सरकार के साथ हैं। कृषि में ऐसे सुधार बिलों की अपेक्षा लंबे समय से थी। कई जगह किसान कुछ भ्रम फैला रहे हैं और इसलिए इन लोगों के मन में भी भ्रम था। जब मैंने विषय को रखा तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह बिलों का समर्थन यहाँ भी करते हैं और अब जिला स्थान तक जाएंगे और बिलों के बारे में किसानों को बताएंगे। बैठक के दौरान यूनियन के नेताओं ने सुझाव दिया कि किसानों को विवाद की स्थिति में दीवानी अदालतों में जाने का विकल्प दिया जाना चाहिए। उनका ये भी कहना था कि पंचायत प्रमुखों को मंडी प्रमुखों के बराबर महत्व दिया जाना चाहिए ताकि वे छोटे कस्बों और गांवों में किसानों के अधिकारों की रक्षा कर सकें। आवश्यक वस्तु अधिनियम के बारे में उनका सुझाव था कि इसके जरिए जमाखोरी और कालाबाजारी रोकी जानी चाहिए। किसान यूनियन के नेताओं ने यह भी सुझाव दिया कि सिंचाई के लिए बिजली की दरें कम की जानी चाहिए और उत्तर प्रदेश में अधिक समय तक बिजली दी जानी चाहिए। उनका एक सुझाव ये था कि फसल की गुणवत्ता खरीद केंद्र पर ही तय की जानी चाहिए ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने में कोई समस्या न आए। सरकार ने विश्वास व्यक्त किया है कि वो विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को कृषि कानूनों के बारे में आश्वस्त करने में सफल रहेगी। सरकार ने ये भी कहा है कि वो किसानों की ओर से अच्छे सुझावों को स्वीकार करने को तैयार है। आकाशवाणी समाचार से विशेष भेंट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जोर देकर कहा कि नए कृषि कानून किसानों के हित में हैं। We are very transparent. हम बहुत पारदर्शी हैं। असल में ये सभी कानून किसानों के फायदे के लिए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि हम किसानों को आश्वस्त करने में सफल रहेंगे। ये मामला सुलझा लिया जाएगा। हम किसानों की ओर से अच्छे सुझावों को खुले मन से स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। हमें विश्वास है कि इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। And we are very positive at trying to resolve the issues. सरकार ने आज एक तेलुगु समाचार पत्र की उस रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें ये दावा किया गया था कि थल सेना के 25,000 सैनिकों ने आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में अपने शौर्य चक्र लौटा दिए हैं। एक ट्वीट में पत्र सूचना कार्यालय ने इस खबर को गलत बताते हुए स्पष्ट किया है कि 1956 से 2019 तक केवल 2048 शौर्य चक्र ही प्रदान किए गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का, माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर, माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? हमारी ऐसी ही जरूरतों को समझकर प्रधानमंत्री जी ने कहा है। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी CSC केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव शहर हो या गांव। देखकर गर्व होता है, जिनके पास नहीं थे रहने को घर, उनके लिए बन रहे हैं पक्के मकान। चूल्हे पर निर्भर माताओं को उज्ज्वला योजना ने दिया कुकिंग गैस का वरदान। जहां शौच की उचित व्यवस्था नहीं थी, हो रहा शौचालयों का निर्माण। टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, अंतरिक्ष, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर क्षेत्र में नया भारत छू रहा आसमान। और यह सब संभव करते हैं आप अपने एडवांस टैक्स के योगदान द्वारा। देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब देश के ईमानदार टैक्स पेयर का जीवन आसान बनता है, वो आगे बढ़ता है, तो देश का भी विकास होता है, देश भी आगे बढ़ता है। अपने अग्रिम आयकर की तीसरी किश्त 15 दिसंबर तक जमा करें। यदि TDS या TCS के बाद आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 रूपए से ज्यादा है, तो अग्रिम आयकर जमा करना अनिवार्य है। देश की प्रगति में अपना योगदान दे। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। देश में कोविड से ठीक होने की दर बढ़कर 95.12% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 34,477 रोगी ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक कुल 94,22,000 संक्रमित व्यक्ति ठीक हो चुके हैं। इस समय देश में 3,39,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 22,000 से अधिक नए मामले सामने आए। मंत्रालय ने कहा है कि इस समय देश में इस संक्रमण से होने वाली मृत्यु दर 1.45% है, जो दुनिया के अन्य देशों की अपेक्षा काफी कम है। पिछले 24 घंटे के दौरान 354 मौतें हुई, जिन्हें मिलाकर अब तक 1,43,709 लोग इसका शिकार हो चुके हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान 9,93,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। इन्हें मिलाकर देश में अब तक 15,55,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 1,617 नए मरीजों का पता चला है। इन्हें मिलाकर राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या बढ़कर 6,10,440 से अधिक हो गई है। दिल्ली सरकार ने इस बात की पुष्टि की है कि कोरोना वायरस से अब तक 5,85,852 व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 2,343 रोगी स्वस्थ हुए, जबकि 41 लोगों की मृत्यु हो गई। बिहार में कोविड रोगियों की संख्या लगातार कम हो रही है। राज्य में इस समय 4,975 कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटे में 635 कोविड मरीज स्वस्थ हुए। इसके साथ ही राज्य में कोविड से स्वस्थ होने वालों की संख्या 2,37,372 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 425 नए कोविड रोगियों का पता चला। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है। आज संक्रमण के 38 नए मामले सामने आए। मिजोरम में कोरोना के नए मामलों में कमी आ रही है और इस समय राज्य में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 173 रह गई है। अब तक 3,869 संक्रमितों के ठीक होने के बाद विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 22 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 22 लोग इस संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। नागालैंड में कोविड-19 संक्रमण के आज 33 नए मामलों का पता चलने के साथ ही राज्य में संक्रमित की संख्या 11,761 हो गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री एस पंगनुपोम ने बताया कि कोहिमा में 15, मोकोकचुंग और दीमापुर में 8 और पेरेन में 2 नए मामले पाए गए। इसके अलावा 31 रोगी संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। वर्तमान में राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 592 है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए शिमला, मंडी, कांगड़ा और कुल्लू जिलों में रात्रि कर्फ्यू 5 जनवरी तक बढ़ा दिया है। इन जिलों में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। 23 नवंबर से लागू रात्रि कर्फ्यू की अवधि आज समाप्त हो रही थी। इस बीच राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 49,761 रह गई है। कल 676 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद स्वस्थ लोगों की संख्या 41,954 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि भारत में कोविड से मृत्यु होने की दर दुनिया में सबसे कम है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत में मृत्यु दर 1.45% है, जबकि विश्व में ये 2.26% है। श्री भूषण ने कहा कि भारत में स्वस्थ होने की दर 95% को पार कर गई है। उन्होंने कोविड-19 टीकाकरण से संबंधित कार्य की निगरानी के लिए देश में बहुस्तरीय प्रणाली कायम की जा चुकी है। उन्होंने ये भी बताया कि केंद्र और राज्यों के 23 मंत्रालयों और विभागों की पहचान की गई है और उन्हें टीकाकरण से संबंधित कार्य सौंपे गए हैं। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि बिजली से चलने वाले और बिना बिजली वाले कोल्ड चेन उपकरणों तथा उनमें सुधार के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि टीकाकरण अभियान में 29,000 कोल्ड चेन केंद्रों, 240 चलते फिरते कूलरों, 70 चलते फिरते फ्रीजरों, 45,000 बर्फ वाले रेफ्रिजरेटरों, 41,000 डीप फ्रीजरों और 300 सौर रेफ्रिजरेटरों का इस्तेमाल किया जाएगा। बिहार में कोविड महामारी का टीका निःशुल्क लगाया जाएगा। ये फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में लिया गया। दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर मधुर यादव ने आकाशवाणी से बातचीत में लोगों से अनुरोध किया कि वे कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती उपायों का पालन करें। हमारी गवर्नमेंट, हमारे हेल्थ वर्कर्स, हमारा सिस्टम बहुत कोशिश में है कि इस पेंडेमिक को हम लोग कंट्रोल कर सकें। मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग जितना ज्यादा हो सके वैक्सीन के बारे में पढ़िए, लोगों से बात कीजिए, मालूम कीजिए और जब भी आपके पास ये फैसिलिटी आती है प्लीज वैक्सीन जरूर लगाएं और तब तक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर उसका जरूर ख्याल करें। मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें और अपने हाथ वगैरह लगातार धोते रहें। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी चिंताएं दूर करना जारी रखेगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर कहा, सरकार खुले मन से समाधान निकालने के लिए वास्तविक किसान संघों के साथ बातचीत जारी रखने की इच्छुक है। देश में कोविड-19 से ठीक होने की दर बढ़कर 95.12% हुई। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव के लिए कल होने वाले 7वें चरण के मतदान की सभी तैयारियां पूरी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अगले वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अगले वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे। भारत यात्रा पर आए ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बातचीत में इस बात की पुष्टि की कि प्रधानमंत्री जॉनसन ने गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के भारत के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। भारत और ब्रिटेन ने आज व्यापार, प्रतिरक्षा, सुरक्षा, जलवायु और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। भारत यात्रा पर आए ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के बारे में नीतिगत दिशा निर्देश देने पर विचार विमर्श किया। श्री जयशंकर ने कहा कि कोरोना महामारी के बाद के दौर में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के प्रयास बड़े महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इससे भारत और ब्रिटेन का व्यापार और निवेश बढ़ेगा और नवाचार तथा एक दूसरे देश की प्रतिभाओं को सुविधाएं मिलेंगी। बैठक में अफगानिस्तान की स्थिति, हिंद प्रशांत अवधारणा के विकास और पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर भी चर्चा हुई। दोनों देशों ने आतंकवाद और कट्टरवाद से उत्पन्न चुनौतियों पर भारत और ब्रिटेन के सरोकारों पर भी बातचीत की। श्री जयशंकर ने कहा कि अगले महीने जब भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता संभालेगा तो वह अनेक वैश्विक मुद्दों पर बातचीत करेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कल होने वाले 7वें चरण में जिला विकास परिषद चुनाव और पंचायतों के उपचुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज जम्मू में संवाददाता सम्मेलन में राज्य के निर्वाचन आयुक्त के शर्मा ने बताया कि 7वें चरण में 31 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे,
जिनमें 18 जम्मू डिवीजन और 13 कश्मीर डिवीजन के निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। कल जो 31 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिनमें पोलिंग होगी, 13 उसमें कश्मीर में है और 18 जम्मू डिवीजन में है। साथ ही साथ में हल्का पंचायत और पंच कॉन्स्टिट्यूंसी जो इन कॉन्स्टिट्यूंसीज में वेकेंट है, वहां पर भी बाई इलेक्शन हो रही है। पोल टाइमिंग 7 बजे से लेकर 2 बजे तक है। डीडीसी की 31 कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए टोटल 298 कैंडिडेट्स फ्री में है, उसमें से 148 कश्मीर में है और 150 जम्मू में है। सब मिला के 6,87,115 इलेक्टर एलिजिबल होंगे अपना वोट डालने के लिए। केरल में स्थानीय निकायों के लिए हुए चुनाव की मतगणना कल होगी। राज्य चुनाव आयोग ने बताया है कि स्थानीय निकायों के लिए 8, 10 और 14 दिसंबर को 3 चरणों में हुए मतदान के वोटों की गिनती के लिए सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। राज्य के 244 केंद्रों पर कोविड दिशा निर्देशों के बीच वोटों की गिनती की जाएगी। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर रुझान और परिणाम उपलब्ध रहेंगे। केरल में तीनों चरणों में बड़ी संख्या में 70% से अधिक मतदान रिकॉर्ड किया गया। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सदन की 22 समितियों का गठन किया है। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक सुरेंद्र यादव को महत्वपूर्ण लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नंद किशोर यादव को आकलन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कर्नाटक में राज्य विधान परिषद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले कांग्रेस सदस्यों ने परिषद के उपसभापति एसएल धर्मेगौड़ा को जबरन उनके आसन से हटा दिया था। श्री धर्मेगौड़ा को उपसभापति के आसन से हटाने के बाद कांग्रेस सदस्य चंद्रशेखर पाटिल उस पर बैठ गए। कांग्रेस सदस्य सदन के सभापति प्रताप चंद्र शेट्टी को आसन पर बिठाना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसका विरोध किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 23वीं बैठक की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अध्यक्षता की। बैठक में समग्र आर्थिक विकास संबंधी प्रमुख विषयों और वित्तीय स्थिरता तथा इनसे संबंधित कमजोर पहलुओं पर चर्चा की गई। बैठक में इस बात पर गौर किया गया कि सरकार और वित्तीय क्षेत्र की विनियामक एजेंसियों द्वारा उठाए गए नीतिगत कदमों से भारत में अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने में मदद मिली है। बैठक में यह भी बताया गया कि वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में संकुचन की रफ्तार कम होने से सुधार के संकेत मिलते हैं। बैठक में बताया गया कि अर्थव्यवस्था में तेजी आने लगी है और ये पूर्वानुमान से कहीं पहले पटरी पर आ जाएगी। बैठक के दौरान वास्तविक आर्थिक विकास को और तेज करने तथा समग्र आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वित्तीय क्षेत्र को लगातार समर्थन देना जारी रखने की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद ने भारत की रिजर्व बैंक तथा अन्य विनियामक संस्थाओं के बजट प्रस्तावों पर भी विचार विमर्श किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कार्य कर रही हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ CII के साझेदारी शिखर सम्मेलन 2020 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि उद्योगों को भारत आने को प्रेरित करने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना समेत कई नए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी मंत्रालयों में निवेश संवर्धन इकाइयां बना दी गई हैं। भारतीय डाक और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने आज अपने नए डिजिटल भुगतान ऐप डाक पे का शुभारंभ किया। डाक पे का शुभारंभ करते हुए संचार और सूचना टेक्नोलॉजी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कोविड-19 से निपटने में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इसने बैंकिंग सुविधाओं से वंचित या बहुत कम सुविधाएं प्राप्त करने वालों का वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण किया है। आकाशवाणी के साथ विशेष भेंट में डाक विभाग के सचिव प्रदीप्त कुमार बिसोई ने कहा कि इस अभिनव ऐप से लोग बड़ी आसानी से पैसों का लेन देन कर सकेंगे।
ये डाक पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एक नया ऐप है जिसमें कोई भी बैंक अकाउंट के साथ लिंक करके जैसे गूगल पे, फोन पे में काम जो भी होता है इसमें डाक पे के थ्रू वो सभी काम हो सकता है। इसके साथ साथ ये आईपीवी अकाउंट जिसके पास है अपने जितने सारे पोस्टल प्रोडक्ट्स है उसमें भी वो आप डिपोजिट कर सकते हैं और आगे को ये डाक पे जो है हम हर एक गांव में हर एक जगह भी असिस्टेड मोड में भी इसको पहुंचा जाएगा। तो इसके थ्रू जो जिसके पास स्मार्टफोन है वो भी कर सकता है, जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है वो भी इस ऐप का यूज करके पैसा ट्रांसफर कर सकता है या कहीं भी डिपोजिट कर सकता है या किसी को पेमेंट भी कर सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग वर्ष की प्रमुख झलकियों की वार्षिक श्रृंखला ईयर एंडर 2020 प्रस्तुत कर रहा है। कोविड महामारी इस वर्ष की बड़ी खबर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में देश महामारी से लड़ रहा है। महामारी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में नई चुनौतियों और डाटा प्रबंधन के क्षेत्र में सीखने के नए अवसर खोले हैं। इस वर्ष स्वाधीनता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की घोषणा की थी। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन भारत के हेल्थ सेक्टर में ये एक नई क्रांति ले आएगा। इलाज में आने वाली परेशानियां कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत सुविचारित रूप से उपयोग होगा। प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी दी जाएगी। ये हेल्थ आईडी स्वास्थ्य खाते की तरह काम करेगी। आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर के पास कौन सी दवा ली थी, उनका क्या डायग्नोसिस था, आपकी रिपोर्ट क्या थी, ये सारी जानकारी इस एक हेल्थ आईडी में समाहित की जाएगी। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर इंदु भूषण ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि योजना 6 केंद्र शासित प्रदेशों में प्रायोगिक आधार पर चलाई जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर ने हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी भी प्रूव की है, जिसके माध्यम से जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं उनको किस तरह से शेयर किया जाए उसके बारे में सिद्धांत हैं वो स्थापित किए गए हैं और उसके बेसिस पे हम जो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं अस्पताल के लेवल पर उनको व्यक्ति के कंसेंट के आधार पे शेयर करने के लिए कार्य जारी कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नया राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य क्षेत्र में नई क्रांति के रूप में उभरा है। इस राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत देश के निवासियों को एक हेल्थ आईडी कार्ड दिया जाएगा जो एक हेल्थ अकाउंट की तरह काम करेगा। इसमें व्यक्ति के स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्ध रहेगी। इस स्वास्थ्य पहचान पत्र में लोगों के द्वारा कराई गई प्रत्येक जांच, बीमारी, डॉक्टरों द्वारा दी गई दवाइयां, रिपोर्ट और इससे संबंधित सभी प्रकार की सूचनाएं रहेंगी। इस योजना के 6 प्रमुख घटक हैं: स्वास्थ्य पहचान पत्र, डिजी डॉक्टर, स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री, व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड, ई फार्मेसी और टेलीमेडिसिन। हेल्थ आईडी कार्ड को आधार और मोबाइल नंबर की मदद से बनाया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक यूनिक आईडी बनाई जाएगी। यह हेल्थ आईडी कार्ड स्वैच्छिक होगा। इस स्वास्थ्य पहचान पत्र के माध्यम से व्यक्ति की स्वास्थ्य संबंधित सारी जानकारी एक जगह पर मौजूद रहेगी, जिससे चिकित्सकों को इलाज करने में आसानी होगी। वहीं बिना स्मार्टफोन वाले नागरिकों या दूर दराज के जनजातीय इलाकों में रहने वाले लोगों को यह मिशन सशक्त बनाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 70वीं पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर एक ट्वीट में कहा कि सरदार पटेल द्वारा दिखाया गया मार्ग हमें देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए सदा प्रेरित करता रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट में कहा कि सरदार पटेल के जीवन और व्यक्तित्व का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौसम ठंडा रहेगा। तापमान 5 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। मुंबई में तापमान 21 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। चेन्नई में तापमान 20 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। जम्मू में सुबह कोहरा या धुंध छाई रह सकती है। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 18 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। श्रीनगर में तापमान 0 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे और 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गिलगित में सामान्यतः आसमान साफ रहेगा। तापमान 0, 4 डिग्री और 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी चिंताएं दूर करना जारी रखेगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर कहा, सरकार खुले मन से समाधान निकालने के लिए वास्तविक किसान संघों के साथ बातचीत जारी रखने की इच्छुक। देश में कोविड-19 से ठीक होने की दर बढ़कर 95.12% हुई।
जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव के लिए कल होने वाले 7वें चरण के मतदान की सभी तैयारियां पूरी। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अगले वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।